बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसने घबराकर बालों की विग को देखा। दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उसने कंबल के सिरे को पकड़कर एक तरफ हटाया तो वो जोजो नहीं थी, रबर की हवा भरी हुई औरत थी। फिर वो चौंक गया। जोजो की आवाज़ आ रही थी। उसने पलट कर देखा। वो बेडरूम में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। वो कह रही थी, बंगले के बाहर इहाते में खुफिया कैमरास नस्ब हैं। जैसे ही तुम लोगों ने इहाते में कदम रखा, यहाँ स्क्रीन पर नजर आने लगे। सीक्रेट एजेंट ने आगे उसकी बात नहीं सुनी। अपने बचाव के लिए फरार का रास्ता इख्तियार किया। वहां से भागता हुआ बाहर आया, लेकिन बैरूनी दरवाजे पर पहुंचते ही ठिठक गया। बाहर कई गनमैन मोर्चा बनाकर बैठे हुए थे। मोर्चाबंदी के बायस वो गोलियां नहीं चला सकता था, जवाबी फायरिंग का खुद निशाना बन सकता था। वो अपने दो मातहतों के साथ दौड़ता हुआ बंगले के अंदर गया और पिछला दरवाज़ा तलाश करने लगा। वो दरवाज़ा मिला तो उसके बाहर भी कई गनमैन मोर्चा संभाले हुए नजर आए। वो वहां से पलटकर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए खिड़कियों के बाहर देखते गए। खिड़कियों की आहनी जालियों को दोनों हाथों से पकड़कर झटकते रहे, जैसे वो जालियां तोड़कर निकल जाएंगे, लेकिन वो बुरी तरह चूहेदान में फंस गए। अचानक ठाएं से गोली चली। वो गोली सीक्रेट एजेंट के बाजू की हड्डी तोड़ती हुई गुजर गई। उसके हाथ से गन छूट गई। वो बाजू थाम कर कराहने लगा। उसके मातहतों ने सर घुमा कर देखा। ड्राइंग रूम में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर जो नजर आ रही थी। वो कह रही थी, सीक्रेट एजेंट, तुम्हें पता है कि अब मैं तुम्हारे दिमाग में आ सकती हूं। वो सीक्रेट एजेंट अपने जख्म की तकलीफ भूल कर चीखने लगा, नहीं, तुम नहीं आ सकती, मैं तुम्हें अपने अंदर आने नहीं दूंगा। उसी वक्त दो गोलियां चलीं। उसके दोनों मातहत फना हो गए। वो बोली, तुम मास्क मैन की आंखों का तारा हो। तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारी दलेरी और कामयाब मंसूबाबंदी से खुश रहते हैं। तुम सुराग रिसानों और ख़तरनाक फाइटरों की बहुत बड़ी फौज लेकर मुझे अगवा करने आए हो। नहीं, मैं तन्हा हूँ। वो दिमाग में आकर बोली, क्या अब कोई बात छुपा सकते हो? उसने फौरन ही झुककर फर्श पर से गन उठाई। उसके ट्रिगर को दबाकर खुदकशी की कोशिश की, मगर उंगली खुद ब खुद ट्रिगर पर से हट गई। उसने फिर उंगली को ट्रिगर पर रखा, मगर वो फिर हट गई। जोजो ने पूछा, तुम अपने इख्तियार में नहीं हो, ये बात कितनी देर में समझोगे? वो गरज कर बोला, चली जाओ, मुझे मर जाने दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। पहले ये तो मालूम हो कि और कितने सीक्रेट एजेंट और कितने दो पाँव के कुत्ते हैं जो तुम्हारे बाद मुझे अगवा करने आएंगे। वो दिमाग पर पूरी तरह मुसल्लत होकर ज़रूरी मालूमात हासिल करने लगी। सीक्रेट एजेंट की सोच ने उसे दो दूसरे एजेंटों के नाम और पते बताए। कुछ और ऐसे पुरस्कार एजेंट्स थे जिनके मुतालिक उसे मालूम नहीं था, और ये बात जोजो के लिए तशवीशनाक थी। वो उससे मज़ीद मालूमात हासिल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे खुदकशी पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग आए और वो तीनों लाशें उठा कर ले गए। फर्श पर से खून साफ कर दिया गया। जोजो ने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। पारस को गए 3 घंटे हो गए थे। वो अभी तक नहीं आया था। जोजो ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, सीधी पारस के दिमाग में पहुंच गई। बड़ी हैरानी हुई कि उसने सांस नहीं रोकी, बल्कि अपनी जोजो को महसूस ही नहीं किया। उसने मुखातिब किया, पारस। वो चौंक कर बोला, जोजो, तुम आ गई। मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो? पारस ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर कहा, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ, कहीं ये वैसा ही अंधेरा तो नहीं है जैसा जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन के मुकद्दर में है। वो घबरा कर बोली, कैसी बातें करते हो? वो ख्याल ख्वानी करने वाले एक तारीक कमरे में कैद किए गए हैं। भला तुम्हें कौन कैद कर सकता है? जोजो, मैंने पार्क एवेन्यू से गुजरते हुए अपने शाने में चुभन महसूस की थी। उसके साथ ही मैं कमज़ोरी महसूस करने लगा। एक कार मेरे करीब आकर रुकी। मैं ना चाहते हुए भी उसकी पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। ये बात समझ में आ रही थी कि मेरे दिमाग के अंदर कोई घुसा हुआ है। जब कार आगे बढ़ गई तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं दिमागी तौर पर गायब हो गया। जब से हाजिर हुआ हूँ ये अंधेरा देख रहा हूँ। वो परेशान होकर बोली, पारस, मेरा दिल डूब रहा है। ये तो वही तारीकी वाला ट्रैप है। उस जलील कमीनी मरीना ने तुम्हें अपने जाल में फांस ही लिया। पता नहीं मरीना दुश्मनी कर रही है या इन तारीक कैद खानों के पीछे कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला है। कोई दूसरा नहीं है, ये मरीना ही की बदमाशी है। मुझे पहले ही शुबा था कि तुम पर उसकी नीयत खराब हो गई है। देखो, ये किसी की भी बदमाशी हो, इस बदमाशी का मकसद तुम्हें हासिल करना है। दुश्मन जानते हैं कि तुम मेरी दीवानी हो,
मुझे तलाश करने और तारीख कैद खाने तक पहुंचने के लिए तुम दीवानावार अपनी पनाहगाह से निकल पड़ोगी। फिर वो तुम्हें भी आसानी से ट्रैप करके तारीख कमरे में पहुंचा देंगे। मेरी बात गिरां से बांध लो, बंगले से बाहर ना निकलो, बल्कि अंकल सलमान से राब्ता करो। वो तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज देंगे। तुम सुबह होने से पहले बाबा साहब के इदारे में चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तुम लंदन में कैद की सख्तियां झीलो और मैं पेरिस में आराम करूं, ये नामुमकिन है। जज्बाती ना बनो। क्या तुम भी यहाँ आकर कैदी बनना चाहती हो? तुम्हारे लिए तारीख कैद खाना तो क्या, जहन्नम में भी पहुंच जाऊंगी। क्या यही तुम्हारी जहानत है? औरत अपने मर्द के लिए दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। ऐसी औरत मुसीबत बन जाती है। तुम मेरी और अपने बुजुर्गों की परेशानियों में इजाफा करोगी। बाबा साहब के इदारे में महफूज रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी रिहाई की तदबीर पर अमल कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो। वो सोच में पड़ गई। पारस ने कहा, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो दुश्मन चाहते हैं। जरा गौर करो, तुम जोश में आकर सिर्फ मेरी मोहब्बत को मरकज बनाकर दूसरे तमाम अहम पहलुओं को नज़रअंदाज कर रही हो। वो बेशक गैर मामूली जहानत की हामिल बन चुकी थी। उसने जोश में आने की गलती को तस्लीम किया, फिर बड़े यकीन से कहा, अब मैं अपनी जहानत को आजमाऊंगी और हर हाल में मरीना तक पहुंचकर तुम्हें तारीख कैद खाने से रिहाई दिलवाऊंगी। वो अंकल सलमान से राबता करने चली गई। मैं पारस के दिमाग में मौजूद था। वहां से चुपचाप सलमान के दिमाग में पहुंचकर देखा जो बातें कर रही थी। मैं वापस आया तो पारस ने लाइट ऑन कर दी। मैंने कहा, तुम पक्के शैतान हो, मेरी बहू को उल्लू बनाते हो। उसने कहा, जो को बाबा साहब के इदारे में भेजने का और कोई रास्ता नहीं था। मास्कमैन के सीक्रेट एजेंट्स बड़ी खामोशी से जाल फैला रहे हैं। अगर जो हाथ ना लगी तो वो उसे दूर ही से गोली मार देंगे। फिर मरीना खतरनाक बनती जा रही है। बड़ी खामोशी से पंजे मारकर शिकार को तारीख कैद खानों में पहुंचा देती है। जो लंदन में रही तो हजार खुशफहमियों के बावजूद वो शिकार हो सकती है। मैंने तायद की, फिर कहा, वो फिर तुम्हारे पास आने वाली है। रोशनी देखेगी तुम्हारा फ्रॉड खुल जाएगा। वो लाइट ऑफ करके बोला, मैं थोड़ी देर के लिए गहरी नींद सोने जा रहा हूँ। वो आएगी तो मुझे नींद में देखकर चली जाएगी। वो बिस्तर पर लेटकर दिमाग को हिदायत देने लगा। मैंने सलमान के पास आकर पूछा, क्या जो के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है? जी हाँ, अभी आधे घंटे में सुल्ताना एक हेलीकॉप्टर में जा रही है। सुल्ताना क्यों जा रही है? सुल्ताना के साथ पूमी भी जा रही है। जो की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो 15 मिनट पहले बिल्कुल ठीक थी। जी हाँ, अचानक खराबी का मतलब यह है कि वो आपको दादा जान बना रही है। मैं एकदम से उछल पड़ा, क्या कह रहे हो? खुशी के मारे जो के पास ना चले जाइएगा। फिलहाल औरतों को उसके पास रहने दें। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर लैला को देखा। वो एक सोफे पर आंखें बंद किए बैठी हुई थी। मैं जाकर उससे लिपट गया। उसने घबराकर आंखें खोल दी। मैंने कहा, यह कोई सोने का वक्त है? अरे हम तो जश्न मनाएंगे, कुछ पता है तुम्हें? जी, मैं सो नहीं रही थी, जो के पास थी। फिर तुमने ये खुशखबरी मुझे क्यों नहीं सुनाई? मैं उसे संभाल रही थी। रह रह कर मतली हो रही है, बेचारी निढाल सी हो गई है। अच्छा तुम जाओ, तुम्हें वहां रहना चाहिए। वहां लेडी डॉक्टर आ गई है। सुल्ताना भी आती जाती है। कोई घंटे 1.5 घंटे में पूमी के साथ वहां पहुंच जाएगी। हेलीकॉप्टर में डॉक्टर और नर्सें मौजूद रहेंगी। आओ हम बेटे को खुशखबरी सुनाएं। मैंने जो के दिमाग में रहकर देखा। वो इस नई उफ्ताद से निढाल और परेशान होने के बावजूद पारस को ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन कमजोरी के बायस ख्याल ख्वानी की परवाज ना कर सकी। एक तरह से ये अच्छा हुआ कि वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगी और पेरिस पहुंचा दी जाएगी। हमें अंदेशा था कि वो अचानक पारस के दिमाग में पहुंचेगी तो उसका फ्रॉड जाहिर हो जाएगा। या आप बाप बेटे अपनी बीवियों से फ्रॉड क्यों करते हैं? बेशक हम फ्रॉड करते हैं, मगर मोहब्बत से करते हैं। अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाली बीवी की भलाई और सलामती के लिए करते हैं। लंदन में जो के लिए खतरात बढ़ गए हैं। जो के साथ पारस भी पेरिस आ सकता है। तुम सिर्फ औरत बनकर सोच रही हो। पारस लंदन से चला आएगा तो हमारा कोई खास आदमी वहां नहीं रहेगा। तुम चाहती हो वो तारीख कैद खाने का सुराग ना लगाए, अपनी बीवी के साथ बच्चा जनने के लिए मैटरनिटी होम के चक्कर लगाता रहे। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। जब वो खुलकर हंसती थी तो चेहरा गुलाब हो जाता था। अचानक उसकी हंसी थम गई। वो कुछ सोचने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अगर मेरे साथ भी यही होगा तो क्या होगा? मैं समझा नहीं, तुम्हारे साथ क्या होगा? अगर मैं भी माँ बनने लगूं तो? मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर पूछा, क्या खुशखबरी सुनाने वाली हो? खुदा ना करे कि ऐसा हो। ये कितने शर्म की बात होगी। बहू और सास आगे पीछे बच्चों की माएँ बनेंगी। कुदरती मामलात में शर्माने की क्या बात है? कुदरत का मंशा हो तो 100 बरस के बूढ़े भी बाप बन जाते हैं।
आप कुछ भी कह लें, मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, अच्छी बात है, आइंदा मैं टोपी पहना करूंगा। उसने बड़े प्यार से मुझे घूर कर देखा। मैंने कहा, तुम्हारी बात से ये बात याद आई कि हम बाप बेटे आइंदा औलाद वाले नहीं हो सकते, क्योंकि हम दोनों जहरीले हैं। मुझे मंजाली ने और पारस कुमारिया ने जहरीला बनाया था। मैं हैरान हूं कि पारस बाप कैसे बन रहा है। लैला ने कहा, वाकई हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था। मैंने कहा, सुल्ताना से कहो जोजो को पेरिस पहुंचाते ही निहायत तजर्बाकार डॉक्टरों से तफसीली मुआयना करवाए। हमें इस अहम नुक्ते पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चे की बुनियाद में कोई जहरीला नक्स ना रह जाए। लैला अपनी बहन के पास गई। मैं पारस के पास आया। वो फौरन ही गहरी नींद से बेदार हो गया। मैंने कहा, उठो नालायक गधे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठा, फिर बोला, आपको मुझसे क्या उम्मीद नहीं थी? किस नाउमीदी ने मुझे नालायक और गधा बना दिया है? बकवास मत करो, लाइट ऑन करो। उसने लाइट ऑन करते हुए कहा, आप कुछ गुर्राने वाली चीज़ लग रहे हैं, कहीं पेट तो खराब नहीं है आपका? बात पेट की ही है, मगर मेरे नहीं, बहू के पेट की बात है। गधे, तुम बाप बन रहे हो। आपने बिल्कुल सही मौके पर मुझे गधा कहा है। ऐसी हंसती खेलती खाती पीती उम्र में गधे ही बाप बनते हैं। अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ। ये जो मुझ पर जुल्म कर रही है। क्या तुम खुश नहीं हो? पापा, ये खुशी आरजी है। आप इस पहलू पर गौर करें कि मैं जहरीला हूँ। जो के माँ बनने के आसार तो पैदा हो गए हैं, लेकिन अंदेशा है कि उसका दिल टूटेगा। हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि जो को सदमा ना पहुँचे। वो आज से 9-10 माह तक दिन रात लेडी डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। मालूम होता है वो अभी ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है, वरना मेरे पास ज़रूर आती। लैला बता रही थी कि वो कमज़ोर और सुस्त पड़ गई है। पारस ने घड़ी देखी, 2 बजने वाले थे। वो बाथरूम में जाते हुए बोला, वो पेरिस कब जा रही है? अभी हेलीकॉप्टर पहुंचने ही वाला है। प्लीज़ आप मालूम करें जो कौन से फ्लाइंग क्लब से प्रवास करेगी। मैं दूर ही दूर से उसकी निगरानी करूंगा। मैं उसे फ्लाइंग क्लब का नाम और पता बताकर चला आया। वो लिबास तब्दील करके अटैची में अपना सामान रखकर बाहर आया। दूसरे कमरे में रोशनी थी। वो मकान एक बूढ़ी औरत का था। पारस पेइंग गेस्ट की हैसियत से वहां आया था। लंदन में ऐसी उम्र रसीदा औरतें जो तनहा रहती हैं और जवान लड़के और लड़कियों को कमरे किराए पर देती हैं, उर्फ़े आम यूनिवर्सल आंटी यानी जगत खाला कहलाती हैं। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। जगत आंटी आतिशदान के करीब एक कुर्सी पर बैठी आग में कोयले डाल रही थीं और बुड़बुड़ा रही थीं। मैं तो दरवाज़ा खुला रखती हूँ। मेरे कमरे में सिर्फ बुढ़ापा है जिसे कोई चुराना नहीं चाहता। जब जवान थी तब 2 बार अगवा की गई थी। अब तो दरवाज़ा खोला रखो, फिर भी कोई उठाने नहीं आता। बाय द वे, तुम कौन हो? ये पूछते हुए उसने सर घुमाकर पारस को देखा, फिर हैरानी से कहा, ये तुम अटैची उठाकर आए हो? क्या जा रहे हो? पारस ने जेब से 10 पाउंड निकालकर देते हुए कहा, जी हाँ, इसे रख लें। वो फिर हैरानी से बोली, माय गुडनेस, तुमने एडवांस 10 पाउंड दिए थे, अब और 10 पाउंड दे रहे हो? क्या खानदानी रईस हो? उस पर यह कि 6 घंटे रहकर जा रहे हो। यहाँ नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आते हैं, सुबह तक रहते हैं और सिर्फ 6 पाउंड देकर जाते हैं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? एक नहीं, दर्जनों लड़कियां दोस्त बन जाती हैं, मगर मैं अभी नाबालिग हूँ। जगत आंटी ने जोरदार कहकहा लगाया। कहकहों के दौरान बोली, यू नॉटी बॉय, तुम बहुत गहरे हो। मेरे करीब आओ, कम ऑन, गेट क्लोजर टू मी। वो करीब आया। जगत आंटी ने सरगोशी में कहा, वो पास वाले कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत छोकरी है। मैं जवानी में ऐसी ही थी। ओह नो, मैं अपनी बात बीच में क्यों ले आती हूँ? मैं दोशीज़ा की बात कर रही हूँ। क्या रूप, क्या रंगत है, शीशे का बदन लगता है। देखोगे तो नज़रें फिसल फिसल जाएंगी। ओ आंटी, आपका एक पाँव कब्र में है और मेरे दोनों पाँव गेस्ट हाउस से बाहर जा रहे हैं। मैं जिसे रुखसत करने जा रहा हूँ उसके सामने मुझे दुनिया की हर लड़की फीकी लगती है। अच्छा, फिर मिलेंगे। वो जाने लगा। जगत आंटी ने कहा, रुक जा लड़के, क्या हवा के घोड़े पर सवार है? अभी तूने कहा है कि किसी को रुखसत करने जा रहा है, फिर तो तुझे किसी साथी की लाजमी ज़रूरत होगी। अटैची यहाँ छोड़ के जा, वापस आके एक नज़र उस लड़की को देख ले। अगर मुसलमान से काफिर ना हुआ तो मैं दलाली छोड़ दूंगी। तुम्हारी दलाली छुड़ाने के लिए ज़रूर उसे देखूंगा और मुंह फेर कर चला जाऊंगा, मगर अभी नहीं, वापस आकर। उसने अटैची वहीं रख दी। दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। उसी वक्त एक निस्वानी चीख सुनाई दी। पारस ने चौंक कर एक समत देखा, आवाज़ की समत का अंदाज़ा किया, फिर उधर दौड़ता हुआ गया। मकान के पिछले हिस्से में पेइंग गेस्ट के लिए मजीद 2 कमरे थे। एक कमरे की खिड़की से कोई छलांग लगाकर निकल रहा था।
पारस ने दौड़ते हुए आकर एक फ्लाइंग किक मारी। वो दीवार से जा टकराया। उसी खिड़की से दूसरे ने पारस पर छलांग लगाई। उसके पेट पे घोंसा पड़ा। वो जमीन पर गिरकर तकलीफ से दोहरा हो गया। पहले शख्स ने संभल कर हमला किया मगर मार खाता चला गया। दूसरे ने साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर दिखाकर कहा, हॉल्ट, हम हंगामा नहीं चाहते, रास्ते से हट जाओ, हमें जाने दो। पारस ने उसके साथी को उस पर उछाल दिया। रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लिया तो वो दोनों भागते हुए बाउंड्री की दीवार फलांग कर नजरों से ओझल हो गए। उसने पलटकर खिड़की से कमरे में झांक कर देखा। एक गुलाबी बदन और गुंचा दहन वाली बिस्तर पर ऊंधी पड़ी थी। जगत आंटी ने कमरे में आकर उसे देखा, फिर चीख मारकर कहा, खून, मर्डर, जल्दी आओ, ये शायद मर चुकी है। वो फौरन ही खिड़की के रास्ते अंदर आया। हसीना के बाजू से लहू रिस रहा था। उसने नब्ज देखी, वो जिंदा थी, बेहोश हो गई थी। उसने उसे चितलिटाते हुए पूछा, फर्स्ट एड का सामान है? जगत आंटी तेजी से चलती हुई बाहर गई। होशरुबा हुस्न वाली होश से बेगाना थी। बदन ठहर गया था। लिबास जगह जगह से सिरक गया था। सुनहरी जुल्फें गुलाबी चेहरे पर थरक रही थीं। सांस की रफ्तार सुस्त थी। सीने की रफ्तार आसमान को छूना चाहती थी। क्या खबर वो लड़की थी या आतिशबाजी की दुकान? बेहोशी की हालत में भी बदन चटाख पटाख बोल रहा था। पारस को बाद में खबर हुई कि वो बाजू के जख्म का मुआयना करते करते जुग्राफिया पढ़ता जा रहा है। जगत आंटी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। पारस ने सबसे पहले खून के बहाव को रोकने की कोशिश की। बड़ी महारत से मरहम पट्टी की। उसे बेहोशी की हालत में जरूरी गोलियां और कैप्सूल नहीं खिलाए जा सकते थे। पारस ने कहा, आंटी, मैं इंजेक्शन और कुछ दवाएं लेकर आता हूं। वो बोली, माय सन, ये अच्छा हुआ रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था, आवाज बाहर नहीं गई। मैं पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। तुम बाहर किसी से जिक्र ना करना। नहीं करूंगा। आप इसके लिए दूध और ओवल्टीन तैयार रखें। वो बाहर आया, अपनी कार में बैठकर करीबी केमिस्ट के पास गया। वहां से जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां खरीदी। घड़ी बता रही थी कि जोजो का हेलीकॉप्टर जा चुका होगा या जाने वाला होगा। वो अब भी फ्लाइंग क्लब जा सकता था, लेकिन मरीजा के पास फौरन जाकर इंजेक्शन लगाना जरूरी था, वरना गोली का जख्म नासूर बन सकता था। वो वापस आया। जगत आंटी ने कहा, ये होश में आई थी। मैंने दूध पीने के लिए कहा तो इसने आंखें बंद कर लीं। शायद फिर बेहोश हो गई है। एक बार मैं भी जवानी में बेहोश हुई थी। कुछ पता ही नहीं चलता हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। मैंने होश में आने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से खूब झगड़ा किया। कमबख्त मुझे बिल्कुल बेहोश समझे हुए था। पारस ने इंजेक्शन लगाया। सुई बदन में पेवस्त होते ही लड़की के मुंह से हल्की सी कराह निकली। उसने आंखें खोल कर देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। पारस ने कहा, होश में आ गई है मगर बुखार तेज है। जगत आंटी ने कहा, यह तो मुकद्दर के खेल हैं। जिस लड़की को तुम देखना नहीं चाहते थे अभी उसी की तीमारदारी कर रहे हो। मैं तो अब सोने जा रही हूं। उसने जमाही ली। पारस ने पूछा, वो दो गुंडे किस मकसद से आए थे, कुछ पता चला? उसके पर्स में काफी रकम थी, अब नहीं है, पर्स खाली है। ये मुनशियात के आदी नौजवान रकम हासिल करने के लिए इसी तरह वारदात करते हैं। वो चली गई। पारस ने खिड़की और दरवाजे को बंद किया, आतिशदान की आग को भड़काया, फिर एक ग्लास दूध में ओवल्टीन हल करके उसके चेहरे पर झुक गया। हौले से आवाज दी, ए उठो, दूध पी लो। वो आंखें बंद किए पड़ी थी। पारस ने मक्खन जैसे रुखसार को थपथपाया, फिर आवाज दी। वो बुड़बुड़ाई, ओह नो, मुझे मर जाने दो। उसने दोनों हाथों से उसे थाम कर उठाया, आधा लिटाया आधा बिठाया। वो बैठे बैठे उस पर लद गई। अपने सीने की धड़कनें उसके सीने में ट्रांसफर करने लगी। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी, खुद को सौंप रही थी जैसे जवानी में गोद लेने को कह रही हो। पारस ने उसे समझा मनाकर 2-4 घूंट पिलाए, फिर वो इनकार करने लगी। एक तो यूं ही गजब की सर्दी थी, फिर बुखार भी था। वो कांप रही थी। उसके गिरेबान को मजबूती से पकड़कर कंबल बन गई थी। पारस ने इसी हालत में उस पर दूसरा कंबल डाल दिया, फिर उसे लिटाने के लिए एक तकिया बराबर करने लगा तो उसके नीचे से एक पिस्तौल नजर आया। उसने पिस्तौल उठाकर उसे लिटा दिया। पिस्तौल भरा हुआ था। लड़की खुद भरी हुई बंदूक थी। पता नहीं क्यों तकिए के नीचे हथियार रखा था। उसे किसी से अपनी जान का खतरा था या वो किसी की जान लेना चाहती थी। पिस्तौल की मौजूदगी ने पारस को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। उसने पर्स उठाकर देखा। जगत आंटी का कहना दुरुस्त था, पर्स में एक भी करेंसी नोट नहीं था। वो गुंडे सिर्फ रकम चुराने आए थे। अगर वो जानी दुश्मन होते तो एक गोली बाजू में मारने के बाद दूसरी गोली सीने में उतार सकते थे।
उसकी जान लेने का अच्छा मौका था, लेकिन वो तो रकम हाथ लगते ही फरार हो गए थे। पर्स में हल्के मेकअप का सामान और एक सुर्ख कार्ड था। वो सुर्ख कार्ड बता रहा था कि वो कॉल गर्ल है। लंदन में पेशा करने वाली औरतों को सरकारी अस्पताल में हर हफ्ते मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ता है। जिन्हें कोई मोहलिक मर्ज नहीं होता उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जिसकी रूह से वो कानूनन जिस्म फरोशी का धंधा कर सकती हैं। जिन औरतों को जर्द कार्ड दिया जाता है वो जेरे इलाज होती हैं। ग्राहक उनके पर्स में जर्द कार्ड देखकर तौबा करते हैं और किसी ग्रीन कार्ड वाली के पास जाते हैं, और जिनके पर्स में सुर्ख कार्ड होता है वो खतरनाक अमराज में मुब्तला होती हैं और तवील मुद्दत के लिए ला इलाज समझी जाती हैं। पारस ने सुर्ख कार्ड को और उस लड़की को हैरानी से देखा। वो दूर दूर तक बीमार नहीं लगती थी। चेहरे पर कवारी दोशीज़ा की ताजगी थी। पेशा करने वालियों को तो दूर से देखो तो चेहरे से फटकार बरसती है। वो उसके बाजू की मरहम पट्टी करने और उसे सीने की धड़कनों से लगाकर ओवल्टीन पिलाने के दौरान उसके कसे हुए बदन के हुस्न को खूब समझा था। वो किसी कल से सुर्ख कार्ड वाली खतरनाक मरीजा नहीं लगती थी। उसने पिस्तौल खाली करके उसे तकिए के नीचे रख दिया। एक बार फिर उसके बदन को हाथ लगाकर देखा। गर्म था, नरम था, मगर बीमार नहीं था। अलबत्ता छूने वाले को बीमार बना रहा था। बाज हालात में बीमार को बीमार ही ठीक कर सकता है। सरकारी अस्पताल से सुर्ख कार्ड जारी करने वाले डॉक्टर गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने उस हसीना के हाथ में गलत कार्ड दिया होगा। सही कार्ड कौन सा होगा उसके लिए दुरुस्तगी तशखीस लाजमी थी। वो तीमारदार था, फर्स्ट एड का मुआलिज भी था, इसलिए सही तशखीस करने और सही दवा देने लगा। मरीना दूर तक पहुंची हुई थी। उसकी नज़रों में मास्क मैन के सीक्रेट एजेंट भी थे। उसने एक बार जोजो को शल्पा समझकर अपनी मामूला के जरिए उसका पीछा किया था। उसकी रिहाइशगाह में भी गई थी। अगर पारस दरमियान में ना आता तो वो जोजो को भी ट्रैप करके तारीख कैद खाने में पहुंचा देती। बहरहाल उसे जोजो की रिहाइशगाह का इल्म हो गया था। अगर वो किसी तरह जोजो को अगवा कर लेती तो तहलका मच जाता। बाबा साहब के इदारे और सोनिया की टीम से ताल्लुक़ रखने वालों की नींदें उड़ जातीं। मास्क मैन और नया सुपर मास्टर मरीना की बरतरी तस्लीम कर लेते और ये सबको यकीन हो जाता कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं बचेगा। जो बाकी बचे हैं वो भी एक एक करके तारीख कैद खानों में पहुंचा दिए जाएंगे, और वो तारीख कैद खानों की पुरस्कार मालका ना किसी को नजर आएगी, ना कभी किसी के हाथ लगेगी। वो कभी कभी दूर से जोजो के बंगले की निगरानी करती थी। उसके लिए भी यही मुश्किल थी कि जोजो हमेशा पारस के साथ बंगले से निकलती थी, कभी तन्हा नजर नहीं आती थी। मरीना ने कुछ अफराद को देखा था जो उस बंगले के चक्कर काटते थे। एक निगरानी करने वाला जाता था तो दूसरा आ जाता था। उसने एक ऐसे फर्द से एक ऐसे रेस्टोरेंट में मुलाकात की। उससे बात करके उसके दिमाग में पहुंच गई। पता चला वो मास्क मैन के लिए काम कर रहा है। उसके एक सीक्रेट एजेंट का मातहत है, और वो लोग भी उस ताक में हैं कि जो कभी चंद मिनटों के लिए तन्हा मिल जाए, फिर वो उसे मॉस्को तक पहुंचाने के लिए जी जान की बाजी लगा देंगे। गोया पारस उन सब के सामने फौलाद की दीवार बन गया था। मरीना ऐसी राह इख्तियार करती थी जो दूसरों के लिए कांटों भरी होती थी। पारस सभी की नज़रों में कांटे की तरह खटकता था। बेशक वो खतरनाक था, लेकिन मरीना ने सोचा, मैं उससे टकराए बगैर उसे रास्ते से हटा दूं तो खतरे से भी महफूज रहूंगी और कांटा भी साफ हो जाएगा। वो सुबह से शाम तक कोई तदबीर सोचती रही, अपने लिए महफूज तरीन रास्ता तलाश करती रही। रह रह कर यही बात समझ में आई कि पहले पारस को दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाया जाए। जब उसका दिमाग अपने कब्जे में रहेगा तो जो कच्चे धागे से बंधी चली आएगी। मरीना उसका रिकॉर्ड पढ़ चुकी थी। उसे मालूम था कि उस पर सांप का जहर असर नहीं करता है, लिहाजा असाबी कमज़ोरी की दवा तो उसके लिए पानी होगी। उसका दिमाग काबू में नहीं आएगा, उसे किसी तरह ज़ख्मी होना चाहिए, तब दिमाग कमज़ोर होगा और उसके लिए खुली हुई किताब बन जाएगा। उसने एक कार वाले को अपना मामूल बनाया, उसे जोजो के बंगले के करीब रहकर निगरानी पर मजबूर किया। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी कि जब भी जोजो और पारस अपनी गाड़ी में जाएंगे वो उनका ताकुब करेगा और मौका पाकर उनकी गाड़ी को ऐसी टक्कर मारेगा कि वो दोनों हादसे में ज़ख्मी हो जाएंगे। वो अपने मामूल को इसी काम से लगाकर खुद उससे कुछ फासले पर अपनी कार में बैठी रही। उस रात अंधेरा होते ही खिलाफे तवक्को पारस तन्हा बंगले से निकला। मरीना ने सीक्रेट एजेंट के मातहत के पास जाकर देखा। उसकी सोच ने बताया कि सीक्रेट एजेंट जोजो को अगवा करने बंगले में घुसने वाला है। सीक्रेट एजेंट की अकल पर मातम ही किया जा सकता था। मरीना ने समझ लिया था कि यह पारस की चाल है। जो अपनी शरीके हयात को तन्हा नहीं छोड़ता था वो अचानक उसे छोड़कर जा रहा था।
यकीनन उसने नादीदा हिफाजती इंतजामात किए होंगे। बंगले में जाना खुद को फंसाने वाली बात थी, इसलिए वो पारस के पीछे गई। यह अटल फैसला था कि वो पारस का सामना नहीं करेगी, दूर रहकर अपने आलाए कार के जरिए उसे जख्मी करेगी। वैसे ये जरूरी नहीं है कि जो सोच लिया जाए वो ज़हूर में आए। उसके आलाए कार ने ड्राइविंग के दौरान पारस की कार को टक्कर मारी। पारस कमाल महारत से स्टीयरिंग को काबू रखते हुए आगे निकल गया। मरीना कुछ फासले से यह तमाशा देखती हुई अपनी कार में आ रही थी। उसके आलाए कार को दूसरी बार टक्कर मारने का मौका ना मिला। इससे पहले ही गाड़ी का एक पहिया बर्स्ट हो गया। आलाए कार ने गाड़ी रोकी तो दूसरा पहिया भी धमाके से फट गया। साफ जाहिर था कि पारस के नामालूम बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग करके कार के दोनों पहिए बेकार बना दिए थे। मरीना ड्राइव करती हुई अपने आलाए कार के करीब से गुजरती चली गई। शाहराह पर बेशुमार गाड़ियां आगे पीछे चल रही थीं। वो दाएं बाएं आगे पीछे देखती जा रही थी। पता नहीं चल रहा था कि किस गाड़ी से साइलेंसर लगी हुई गन के जरिए फायरिंग की गई थी। वो ट्रैफिक के हुजूम में पारस का ताकुब करती रही। काफ़ी फासला तय करने के बाद उसकी कार एक स्ट्रीट पर मुड़ गई। ज़रा दूर एक मकान के सामने रुक गई। मरीना ने पारस की कार को क्रॉस करते हुए आगे जाते हुए एक नज़र मकान पर डाली। वहां पर एक बोर्ड पर बराए पेइंग गेस्ट लिखा हुआ था। वो समझ गई कि पारस वहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से वक्त गुजारेगा और अपने ख्याल ख्वानी करने वाले बुजुर्गों के जरिए जोजो की खैरियत मालूम करता रहेगा। वो ड्राइव करती हुई दूर निकल आई। एक जगह गाड़ी रोककर अपने बाप डी फॉन्जा से राबता किया। उसने कहा कि वो एक कार लेकर आए, वो उसे गाइड करती रहेगी कि कहाँ पहुँचना है। वो अक्सर अपने बाप और भाई से काम लिया करती थी, मगर उनसे भी दूर रहती थी, कभी उनके सामने नहीं जाती थी। वो अपनी कार से उतरकर एक मैगजीन शॉप के सामने खड़ी हो गई। एक रिसाला खोलकर ख्याल ख्वानी की परवाज करती रही, अपने बाप को गाइड करती रही। जब वो ठीक उसी जगह पहुंच गया तो उसने कहा, कार और चाबी वहीं छोड़ दो, तुम्हारे सामने एक सुर्ख रंग की कार खड़ी है, उसमें बैठकर चले जाओ। बाप ने उसकी हिदायत पर अमल करते हुए पूछा, बेटी तुम कहाँ हो, कभी तो बाप से मिल लिया करो। डैडी मुझसे सिर्फ काम की बातें किया करो, फौरन यहाँ से जाओ। वो सुर्ख रंग की कार ले गया। सफ़ेद कार बेटी के लिए छोड़ गया। मरीना ने फैसला कर लिया था कि वो भी पेइंग गेस्ट की हैसियत से जाएगी, फिर मौका मिलते ही अपने पिस्तौल से पारस को जख्मी करके उसके दिमाग में पहुंच जाएगी। और जब तक ये मौका नहीं मिलेगा वो बिल्कुल अजनबी बनकर रहेगी, छुपकर उस पर नज़र रखेगी और सामने उस वक्त जाएगी जब आसानी से गोली मार सकेगी। इस कदर मोहतात रहने वाली यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो जाती, क्योंकि जगत आंटी ने उसे मकान के पिछले हिस्से में कमरा दिया था। उधर पारस ना आता, आ भी जाता तो गोली का जख्म जरूर खाता, लेकिन वो तो सही मानों में मुकद्दर का सिकंदर था। मरीना की बदबख्ती के दो चोर कमरे में घुस आए। एक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, दूसरे ने रकम निकालने के लिए पर्स को खोला। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर बोली, कौन हो तुम लोग? इस सवाल का मकसद ये था कि वो जवाब में कुछ बोलें तो वो दिमाग में पहुंचकर जल्जला पैदा करे, लेकिन वो खामोशी से रकम निकाल कर जाने लगे। तब वो दौड़ती हुई बिस्तर पर जाते हुए बोली, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। वो अपने पिस्तौल के लिए तकिए के नीचे हाथ ले गई। उसी वक्त एक ने उसके बाजू में गोली मार दी। वो चीख मारकर ऊंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ी। गोली लगने की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए बेहोश हो गई। फिर उसे खबर ही ना रही कि वो किस आलम में है, सो रही है या जाग रही है। अगर सो रही है तो किस मसीहा की आगोश में सो रही है, और अगर जाग रही है तो धुंधले धुंधले से पारस को क्यों देख रही है? क्या इतनी बड़ी दुनिया में देखने को और कोई नहीं है? एक पारस ही क्यों है? वो ये भूल गई थी कि उसे शिकार करने आई थी। उनके दरमियान शिकार और शिकारी का रिश्ता था, इसलिए वो अपने शिकार को देख रही थी और खुद शिकार हो रही थी। सुबह होते होते आंख खुल गई, बुखार उतर गया था, उसे उतरना ही था। वो चंद लम्हों तक सोचती रही, कहाँ है? फिर वो चौंक गई। वो किसी के बाजू में थी, उसके सीने पर सर रखे लेटी हुई थी। वो एकदम से तड़प कर अलग हो गई। वो किसी मर्द के करीब जाने के मुतालिक सोच भी नहीं सकती थी। फिर उस मर्द की सूरत देखी तो चकरा कर रह गई। उसके साथ ही धुंधली धुंधली सी बातें याद आने लगीं। वो सब गुजरे हुए ख्वाब जैसी थीं। जवानी में ऐसे ख्वाब नजर आते ही हैं, लेकिन पारस एक सच्ची ताबीर की तरह मौजूद था। वो बेख्तियार चीख पड़ी, नहीं ये नहीं हो सकता। पारस ने आंखें खोल कर देखा, फिर पूछा, क्या बुखार की शिद्दत में बुड़बुड़ा रही हो? यू शट अप, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आ गए? तुम्हारे जख्म की मरहम पट्टी की, तुम्हें बुखार था, मैं ना होता तो ये इतनी जल्दी ना उतरता। अब सो जाओ, तुमने तमाम रात मुझे जगाया है। उसने फिर आंखें बंद कर लीं।
मरीना के दिमाग में आंधी सी चल रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हालात उसे पारस की गोद में लाकर डाल देंगे। अभी चंद रोज कबल पारस ने उसकी कार की पिछली सीट से अचानक उभर कर उसे चौंका दिया था। उसने पूछा था, तुम्हारी इस हरकत से मेरा दम निकल जाता तो? उसने जवाब दिया था, मुझे हुसन की खैरात देने से पहले नहीं निकलेगा। कमबख्त ने सच्ची पेशीन गोई की थी, लेकिन खैरात नहीं मांगी थी, शब खून मारा था। ये बात मरीना के मिजाज के खिलाफ थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों और कैसे अपने दुश्मन की हम मिजाज बन गई थी। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, मगर अब अंदेशा था कि जब भी वो तन्हा रहेगी तो वो याद आया करेगा, हवास पर छा जाया करेगा। औरत सब कुछ भुला सकती है, मगर अपनी जिंदगी के पहले मर्द को कभी नहीं भुला पाती। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।